यूँ तो मैंने जितनी बार भी बनारस की यात्रा की आपको सुनाई और हर बार बनारस मुझे नया लगता है और मैंने महसूस किया कि अस्त-व्यस्त ही रहने दो इन बनारस की गलियों को, अस्त-व्यस्त ही रहने दो इन बनारस की गलियों को, जाओ कभी वहाँ तो गले मिल पुराने किस्से सुनाती हैं। तो इस बार भी मैं पुराने किस्से लेकर आ गई हूँ और पुराने नए दोनों तरीके के किस्से लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये बनारस है। बनारस में यहाँ हर कोई बिना किसी काम के व्यस्त है। बनारस बड़ा मस्त है। क्या कह रही है ज़िंदगी में, मैं आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। तो इस बार प्रणाम बनारस में मैंने, जैसा कि आप सब लोग को पता है, काफ़ी लोगों को जानकारी है कि मैं और मेरे हमसफ़र हर बरस बनारस कहिए, काशी, वाराणसी कुछ भी कहिए, ये दर्शन को जाते हैं। हर बार में शहर थोड़ा-सा तो बदलता है, परंतु काशी बनारस में ज़्यादा कुछ बदलने वाला होता नहीं है। और पिछले बरस कुछ विदेशी टूरिस्ट की आमद भी कम दिखाई दी थी। यूँ हमारा प्लान इस तरह का हुआ करता था कि हम पहले सुबह उठकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते थे, फिर गंगा में बोटिंग करते थे नाव से और फिर चाची की कचौड़ी और सब्ज़ी खाते थे और उसके बाद दुर्गा कुंड मंदिर में हम दुर्गा जी के दर्शन करते थे। वहाँ से हम संकट मोचन जाते थे और लाल पेड़े की खरीदी हुआ करती थी। इस तरह से शाम को फिर हम गंगा घाट जाते थे। वहाँ या तो अगर मौसम अच्छा होता था, क्योंकि मोस्टली हम लोग फरवरी में जाया करते थे, तो फरवरी में तो बारिश का कुछ वो नहीं होता समस्या, तो बजरे में बैठ के हम सामने से आरती देखा करते थे और घाट पे आरती हुआ करती थी। और सुबह उठते ही, अब होटल का नाश्ता बनारस में जाके कौन करता, सुबह उठते फिर हम श्री राम भंडार जाते थे, जहाँ की स्पेशलिटी होती है समोसे कचौड़ी, वो खाते थे। और शुद्ध मलोई बोलते हैं, मलोई मलोई मलाई माखन मिश्री का एक व्यंजन होता है। व्यंजन क्या, माखन मिश्री होती है वो। तो वो हम जो है बनारस की गलियों में खाते थे। हाँ, अगर आपको गलियाँ पसंद नहीं हैं तो आप बनारस मत जाइए। बनारस गलियों का शहर है और उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। पर हाँ, सफाई पसंद लोगों के लिए मैं सरकार से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि गलियों को भले आप छेड़ें ना, उन्हें थोड़ा-सा व्यवस्थित कर दें और साफ़-सुथरा कर दें। बस इतना ही कहना है। दूसरे दिन फिर हम नाश्ते के बाद सारनाथ निकल जाते थे और सारनाथ में हम दोपहर तक लौट आते थे। फिर उसके बाद साड़ियों की ढूँढाई मचती दोपहर में। सरदार जी, जो बहुत पुराने अमृतसर वाले सरदार जी हैं, उनसे हम अचार लेते थे और पापड़ वगैरह सब खरीदते थे। और बदसूर सामान ज़्यादा हो जाता था तो एक्स्ट्रा बैग लेकर फिर हम आगे बढ़ जाते थे। पर मैं कहती हूँ, बनारस का नयापन और पुराने की खोज तो इस बार की यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हाल ही में कुछ लोगों ने हमारी प्रसन्नता देखकर बनारस जाने का कार्यक्रम बनाया। हर साल चूँकि हम फरवरी में जाते थे, इस बार हम नहीं जा पाए, तो बारिश का अंत चल रहा था और अक्टूबर का प्रथम सप्ताह था। गंगा हिमाचल की बादल फटने की घटना के कारण जो है मौसम थोड़ा उमस भरा था और गंगा उछाह पे थी और पानी उसका बिल्कुल मटमैला था और ऐसे पानी बहुत उछाले ले रहा था। टूरिस्ट भी, विदेशी टूरिस्ट ख़ास तौर से उमड़-उमड़ कर आ रहे थे और लोगों के आमद की हलचल दिखाई दे रही थी। घाट किनारे लोग बाग जो विदेशी हैं वो नारंगी पजामा पहने या ये पजामा और कुर्ते पहने हर हर गंगे और ओम नमः शिवाय गा रहे थे। सस्ते कपड़े और रिक्शे की सवारी, ये उनकी होशियारी का परिचय दे रही थी। हम बाकायदा कैब में घूम रहे थे, पर वो रिक्शा और आराम से पैदल चल रहे थे। हम भाग्यशाली भी थे कि गंगा ने हमें बोटिंग करने दी, क्योंकि हमारे से पहले बोटिंग बंद थी बारिश के पानी की वजह से, जो उगते सूरज के साथ हमें विभोर कर गई। बाढ़ के कारण घाटों का काफ़ी नुकसान हुआ, रेत उसके ऊपर चढ़ गई, घाट टूट गए, काफ़ी ऊपर तक पानी आया था। सड़कें इस बार, लेकिन मुझे शहर की सड़कें जो है इस बार चौड़ी दिखी, सो आवागमन की थोड़ी-सी सुविधा हो गई। चाची की दुकान जो थी वो थोड़ी अलग जगह पर शिफ्ट हो गई, पर स्वाद वैसे ही बरकरार था। बहुत सारे वाजिब दामों के नए-नए होटल खुले दिखे, काफ़ी होटल खुल गए हैं, पर जो कंटोनमेंट के होटल थे वो बड़प्पन से सिर उठाए हुए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ थोड़े बड़े और थोड़े महँगे दाम के होटल हैं। बाकी दुर्गा देवी, संकट मोचन वैसी अवस्था में थे, वहाँ पर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखा, गंदगी भी हमें थोड़ी-सी वैसे ही लगी। अब जो सबसे अच्छा सौभाग्य था या मिला-जुला प्रभाव था, एक तो घाटों की दुर्दशा के कारण आरती जो है
दशाश्वमेध घाट के किसी विशाल घर या मंदिर के ऊपर की छत पे हो रही थी, जिससे क्या है नीचे वाले उसको देख नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारे टैक्सी वाले जो हैं उन्हें अचानक से याद आया, अब चूँकि बारिश का समय था तो नावें शाम के समय नहीं चल रही थी, तो उन्होंने हमारे लिए क्रूज़ कर दिया। वहाँ 6-7 क्रूज़ चल रहे थे और एक भव्य क्रूज़ भी सरकार की तरफ से था, जो शायद उस समय नहीं चल रहा था, पर क्रूज़ पे चढ़ के हम बहुत खुश हो गए। क्रूज़ की छत से पूरा बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था, सारे घाट दिखाई दे रहे थे। वहाँ छत पे बैठकर हम लोगों ने एलसीडी पर सारे घाटों के बारे में देखा और सुना, पूरा वर्णन कि कौन-सा घाट किसने बनवाया, और क्रूज़ ने पूरे घाटों का हमको दर्शन करवाया। बहुत अच्छा लगा। पर क्षमा करें, मुझे कहना है, इतिहास को न छेड़ा जाए तो बहुत अच्छा है। जो पुराना टूटा-फूटा है उसको ही सहेजा जाए, उसे ही सुधारा जाए। नए घाट बन जाने से परंपरा तो खंडित हुई है। सारे जर्जर टूटे-फूटे इस घाटों को अगर आपके बीच वो चमकता हुआ मखमल में पैबंद की तरह घाट दिखाई देता है, जो उसकी सुंदरता को कम कर रहा था, पुराने काशी की सुंदरता को कम कर रहा था। बजाय इसके अगर आप सब घाटों की तरफ फोकस करके एक लाइट फोकस करते, जिससे हमें हर घाट दिखाई देता रात के समय। अभी हमें चुनिंदा घाट दिखाई दिए जहाँ पर रोशनी थी, बाकी घाट बिल्कुल दिखाई नहीं दिए क्रूज़ से, क्योंकि वहाँ अंधेरा था। बस वो ही एक घाट था जो चमचमा रहा था। और मणिकर्णिका घाट देह की अग्नि से हमेशा की तरह रोशन था। मणिकर्णिका घाट इस बार मेरा डर थोड़ा कम हुआ। तो मणिकर्णिका घाट पर जब मैं फरवरी माह में खड़ी थी, तब मैंने लिखा था कि मणिकर्णिका घाट पे खड़ी हूँ, दिन बहुत सर्द था, चिता की अग्नि से खुद को गरमा रही हूँ, नेक इंसान रहा होगा कोई, जाते जाते भी भला कर गया। तो ये फरवरी की बात थी जब ठंड पड़ रही थी। अभी मैंने खड़े होकर जब एक साथ 6 शव जलते देखे, तो शवों से उठता धुआं मणिकर्णिका घाट को धुंधला गया। वाह, कितने खुश नसीब थे वो लोग, कितने खुश नसीब थे वो लोग जो गंगा की पावन धरती पे हुए विलीन। कोई स्वर्ग गया, कोई नरक, जाने कितनों का अतीत इस घाट पर सो गया। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर शवों का जलना कभी बंद नहीं होता। भक्त मरणासन अवस्था में मरने की चाह लिए पहले से ही काशी आ जाते हैं। खैर, आरती का समय हो चुका था और हमारा क्रूज़ जो है दशाश्वमेध घाट के सामने लग गया। वहाँ से हमें आरती क्लियर दिख रही थी, क्योंकि हम आरती घाट के ठीक सामने थे और ऊपर छत पे आरती हो रही थी, नीचे वालों को नहीं दिखाई दे रहा था। दशाश्वमेध घाट क्या है? दशाश्वमेध घाट जो है सरताज है सब घाटों का, गंगा के साथ साक्षी है सब बातों का। सांझ को घंटियों शंखों की मधुर आवाज़, आरती की सुनहरी लौ के टिमटिमाने के साथ प्रारंभ होता है एक ज्योति पर्व। हर हर गंगे करता जनसमूह ताल, गंगा भी दे जनसमूह विशाल, गंगा भी देती ताल पे ताल, दिवस को महा उत्सव में बदलती ये मुग्ध करने वाली गंगा आरती। एक अच्छी सुविधा शुरू हुई जब आरती के बाद हम उम्र दराज लोग जो है सीढ़ी चढ़ के, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, चढ़ के जब ऊपर गए तो पैरों में दम नहीं रहा लगा, क्योंकि वहाँ अंदर तक गाड़ी नहीं जाती, वहाँ तक हमें पैदल आना पड़ता। पहले हमें रिक्शा जो है चौराहे तक छोड़ता है, वहाँ से हम पैदल आते हैं। अब हमें अपने रिक्शा या ऑटो तक जो है चौराहे तक जाना था। तो अब की बार जो है हज़ारों 100 की संख्या में करीब होंगी व्हील चेयर लिए, मात्र 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बंदे खड़े थे। हमने भी व्हील चेयर का सुख उठाया, क्योंकि वाकई पैर बहुत थक गए थे। वो हमें चौराहे तक छोड़ के आए, वहाँ से हमने ऑटो लिया, ऑटो से फिर उसके बाद जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं हम लोग वहाँ तक गए। इसी बीच रास्ते में मुझे बहुत इच्छा थी, हम हमेशा बड़े बड़े चाट भंडारों पे जाकर चाट खाते थे, पर मुझे वो मज़ा नहीं आता था, क्योंकि बचपन से हमने पानी पूरी खड़े होकर खाई और इस तरीके का। तो एक चाट भंडार था जहाँ पर बहुत रश था, बहुत भीड़ लगी थी। मैंने पूछा, बोले, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है और लोग भीड़ लगी रहती। तो मेरे हमसफ़र ने पूछा, तुम इस भीड़ में खा पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, यही तो मज़ा है बनारस का। और फिर हम अंदर चले गए, वहाँ पर हमने आलू की टिक्की और पानी पूरी खाई। जो स्वाद मैंने ये लिया उसका तो मुकाबला ही नहीं है। मतलब वो जो पुराने ज़माने का स्वाद जब हम छोटे हुआ करते थे, वो बिल्कुल ताज़ा हो गया।
अब इसके बाद अब दूसरे दिन जो है हम लोग सारनाथ के लिए निकले। सारनाथ जैसा था वैसा ही है, वो चीज़ें किसी ने छेड़ी नहीं, सब अच्छी हैं। बस ये इतना बस हो गया है कि सारनाथ की शांति थोड़ी भंग हुई, क्योंकि वहाँ दुकानें काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। अब एक नया स्वरवेद महामंदिर धाम देखा, जो सारनाथ से 15 किलोमीटर दूर उमराहा गाजीपुर मार्ग पे बना है। उसकी अद्भुत छटा, ध्यान का हॉल, भव्यता और रात्रि में जो उसकी लाइटिंग होती है वो देखने लायक थी। भव्य प्रदर्शन था। रास्ते में हमारे ड्राइवर ने वैसे तो पंजाबी लस्सी की दुकानें बहुत जगह थी, क्या घमंडी लस्सी, शायद हाँ घमंडी लस्सी, लेकिन ये लस्सी एक अद्भुत किस्म की लस्सी थी, जिसमें रबड़ी, दही, मलाई, छोटे रसगुल्ले, देखिए मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है, उसमें सब मिश्रण उसमें डाला गया था। अब आई बारी साड़ी खरीदने की। हमको हमेशा हमारे ड्राइवर साहब जो है अपने परिचित दुकानदार के यहाँ ले जाते हैं, एक बड़ी सी दुकान है, हम वहाँ से साड़ियाँ खरीदते हैं। पर मुझे याद आया कि हम जब 96 में, हम तब से बनारस जा रहे हैं, 96 में जब हम बनारस आया करते थे तो गलियों में घूमते घूमते किसी भी कोने की दुकान में घुस जाते थे, वहाँ गट्ठर बांधे डायरेक्ट हम वीवर से जो है वो खरीदते थे साड़ियाँ, और वो साड़ियाँ बहुत लंबे समय तक चलती थी और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में थी। यहाँ काफ़ी महंगी भी साड़ियाँ थी, पर मैंने सोचा कि यहीं से लेनी, तो मन मार के मैंने थोड़ी सी साड़ियाँ वगैरह ली वहाँ से, साड़ी सूट और दुपट्टे वगैरह। पर फिर उसके बाद हमारी मुख्य खोज थी, इस बार हम हमेशा बंगाली टोला जाते हैं, वहाँ लाहिड़ी महाशय सब जानते हैं, परमहंस योगानंद जी के गुरु, उनके घर तक जाते हैं, वहाँ ताला लगा रहता है, हम दरवाजे पे माथा टेक के थोड़े से आंसू बहा के लौट आते। पर इस बार हमको नुक्कड़ पर जो है एक छोटी सी दुकान वाले मिल गए, तो हमने कहा इनका एक आश्रम हुआ करता है। बोले हाँ है ना, मैं आपको ले चलता हूँ। इतना मतलब अच्छे सज्जन थे वो, कि वो हमें अंदर गलियों से, जहाँ हम कभी नहीं जा सकते थे, अंदर गलियों से हमें जो है वो सत्यलोक योग आश्रम ले गए, जो लाहिड़ी महाशय के बच्चों ने बनवाया था, उनके पोतों ने बनाया था। उनका पड़ पोता भी लंदन में रहते हैं और वो साल में 3 बार आते हैं और 3 बार वो योग क्रिया की दीक्षा देते हैं, वो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और करीब 120 लोग एक बार में दीक्षा लेते हैं, निःशुल्क है, और भोजन भी वो लोग वो ही प्रोवाइड करते हैं, कोई फीस नहीं लेते। मैं इतनी भाव विभोर हो गई, मैं और मेरे हमसफ़र, हम दोनों वहाँ बैठ के लाहिड़ी महाशय, उनके गुरु मुक्तेश्वर गुरु, महाअवतार बाबा, सबको देखते रहे। और वो उस ज़माने की मूर्तियाँ थी, मैं आप तस्वीर में देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब और हमने तय कर लिया कि अब जनवरी का क्रिया योग है, इसके लिए हम फिर से बनारस जाएंगे। चलिए, मैं तो इस बात पर बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर बनारस जाने को मिलेगा। अब उसके बाद हमको छोटी सी साड़ी की दुकान पे जाकर एक आध साड़ी तो लेनी ही थी, मैंने सोचा उसने मदद की है तो, पर आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ी दुकान की तुलना में वही साड़ी आधे से आधे दाम में मिल गई। व्यवहार उनका इतना अच्छा था कि स्क्रीन पे राजकुमार राव और उनकी पत्नी के साथ उस दुकानदार की फ़ोटो थी और साड़ी लेते हुए दिखाई दिए। होटल लौटे तो मिर्ज़ापुर की टीम शूटिंग के लिए आई हुई थी, जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हकीकत में पंकज त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई और दिल को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत सौम्य सज्जन पुरुष थे। और इस तरह और दूसरे दिन हमने अपनी फ़्लाइट पकड़ ली, इस वादे के साथ खुद से कि हम फिर योगाश्रम में क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए आएंगे। और यूँ हमारी यात्रा समाप्त हुई, लेकिन नए आरंभ के लिए। अब की तो खुद बनारस ने हमसे पूछा, और क्या कह रही है ज़िंदगी? तो अस्त व्यस्त ही रहने दो इन बनारस की गलियों को, जाओ कभी वहाँ तो गले मिल पुराने किस्से सुनाती हैं। शुक्रिया। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी?